अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गूंज। नाज़रीन, बात आज भी हम मुज़ाकरात के हवाले से करेंगे क्योंकि 2 तारीख को यानी 2 जनवरी को दूसरा सेशन होने जा रहा है हुकूमती और अपोजिशन टीमों के दरमियान। और अब नजरें इस बात पर लगी हैं कि आखिर क्या मुतालबात पेश किए जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्योंकि मुशावरत हो रही है। और ज़राए के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि जो 2 मुतालबात तहरीरी तौर पर सामने रखे जाएंगे हुकूमती टीम के आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो एक तो 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशल तहकीकात का मुतालबा होगा। दूसरे जो कारकुनान जेलों में कैद हैं उनकी रिहाई का भी तहरीरी तौर पर मुतालबा सामने आ सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। देखते हैं कि हुकूमत इस पर क्या रिस्पांस देती है, ये आने वाला वक्त बताएगा, 2 जनवरी बताएगी। लेकिन मैं चाहूंगा कि कुछ शख्सियात की बातचीत है, गुफ्तगू है जो आप तक हम पहुंचा, जिससे हमें आइडिया होगा, अंदाजा होगा कि आखिर दोनों अतराफ से फरीकैन क्या सोच रहे हैं। तो अलीमा खान साहबा जो हमशीरा हैं बानी पीटीआई की, सुनिए जरा वो क्या कहती हैं। इमरान खान ये पूछ रहे हैं जो मैंने जेल काटी है 1.5 साल, मुझे क्या जरूरत है कि मैं किसी के साथ डील करके निकलूं। जब मेरे केसेस खत्म हो गए इस नहज पे आके मैं डील नहीं कोई कर रहा, मैं अपने केसेस का सामना करूंगा। वो बनी गाला हाउस अरेस्ट में नहीं जाएंगे। जिन लोगों ने पार्टी छोड़ दी उनको कैसे आपने इन केसेस से माफ कर दिया। ये सारा 9 मई का जो किस्सा था इमरान खान और उनकी पार्टी को क्रश करने का था। उन्होंने कहा जुडिशल कमीशन बनाए सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस से, वो इसकी तहकीकात करेंगे। तो आपने सुना अलीमा खान साहब क्या कहती हैं। जुडिशल कमीशन का मुतालबा उन्होंने भी दोहरा दिया है और वे कहते हैं कि डील नहीं की जाएगी, बानी पीटीआई डील नहीं करेंगे। अच्छा, अब आपको सुनाता हूं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कि इत्तेहादी हैं हुकूमत के, वो क्या कहते हैं सारे मुद्दे को लेकर। अभी भी कोई नहीं हो पाया है और यानी कि वो जो उनको फांसी घाट तक पहुंचाया है वो भी माइनस नहीं हो सके हैं। तो माइनस नहीं होता, ये हमारी खुद फहमी और खुशगुमानी होती है क्योंकि हम छोटे से वक्त के लिए जी रहे होते हैं। खान साहब से भी कह चुका हूँ या बरादरान से भी दरख्वास्त करता रहा हूँ कि अगर कोई तब्दीली लानी है वहां से लाएं। आपने सुना खालिद मकबूल सिद्दीकी क्या कहते हैं। अब आपको बताते हैं कि अज़मा बुखारी साहबा जो कि वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं और आड़े हाथों लेती रहती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, सुनिए जरा वो क्या कह रही हैं। हमने एहतजाज किया है पूरे पाकिस्तान में सवाए केपीके के। इशू कहां का है? केपीके का। इशू कहां का है? करुम और पारा चनार का। हुकूमत वहां 12 साल से किसकी है? पीटीआई की। उसका लीडर कौन है? इमरान खान। जिसके सेनेटर कौन है? राजा नासिर अब्बास साहब। और वो अभी मुज़ाकराती टीम का भी हिस्सा है। वो जाकर इमरान खान साहब के जेल के फाटक खुलाने के लिए जितने बेताब हैं, मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ के कि नासिर अब्बास साहब थोड़ी सी तवज्जो जो है वो इस तरफ भी कर लें और इमरान खान साहब से पारा चनार के मामलात के ऊपर बात कर लें। वहां पे सड़कें खुलाना मरियम नवाज या शहबाज शरीफ का काम नहीं है। वहां की सड़कें खुलाना, वहां पर हालात को जो है सिक्योरिटी को मेक श्योर करना, ये अली अमीन गंडापुर और उसके जेल में बैठे हुए लीडर का काम है। तो केपी हुकूमत कुछ मामलात हल करने चाहिए उस तरफ इशारा कर रही हैं, तवज्जो दिला रही हैं अज़मा बुखारी साहबा। मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर मैं अपने मेहमान को तारुफ करवा दूं। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन किया है कादिर खान मंदोखेल साहब ने। सर दोनों का बहुत शुक्रिया। खलील साहब आपसे मैं आगाज करूंगा। सिंधु साहब, आज जैसे कि अभी सुना भी होगा आपने, अलीमा खान साहब भी कह रही हैं और बयानात दीगर रहनुमाओं के भी सामने आ रहे हैं कि जब हम कोई डील नहीं करेंगे, बानी ने जो है वो 1.5 साल जेल काट ली है, वो जेल में रहने को तैयार हैं। कोई किसी किस्म का हाउस अरेस्ट की अगर ऑप्शन दी भी जाती है, पेशकश दी भी जाती है तो वो कबूल नहीं। क्या जो तासुर दे रही है पीटीआई की डील की, कोई आप लोग शायद कोई कोशिश कर रहे हैं और वो लोग डील कबूल नहीं कर रहे, वो अपने असूलों पर खड़े हुए हैं, क्या ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है? और क्या ऐसी कोई पेशकश आप लोग दे रहे हैं हाउस अरेस्ट की या इस तरह की कोई इससे मिलती जुलती? ज़ीशान मलिक साहब आपको बहुत शुक्रिया। देखिए कादर मंदोखेल साहब मेरे बड़े हैं, सीनियर एडवोकेट हैं मुझसे, वो इससे ज़्यादा और ज़्यादा अच्छी तरीके से रोशनी डालेंगे। गवर्नमेंट क्या डील दे सकती है, इनको क्या ऑफर दे सकती है किसी किस्म की। ये को डीसी ने तो मुकदमा नहीं किया 3 MPO के तहत कि गवर्नमेंट जो है उनको रहा कर दे या छोड़ दे। नो, नॉट एट ऑल। ये तो आर्टिकल 164 है, कानून शहादत का 164 है, जिसमें एडमिसिबल एविडेंस है, वीडियो एविडेंस, उसके तहत इनको सजा हुई और बाकी मुकदमे इनके पेंडिंग है और वो फैसले होंगे। और सेकेंडली मोहब्बत और मुज़ाकरात शर्तों पे तो नहीं होते कभी भी।
अभी देखते ये है, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, ना मैं इख्तलाफी बात करूंगा, चूंकि हमारी तरफ से भी टीम बैठी है, दूसरी तरफ से भी टीम बैठी है। 2 तारीख को ये लिख के क्या लाते हैं, आखिर कौन से ये मुतालबात पेश करते हैं? क्या अभी तक हम प्री मैच्योर ट्रुथ में रहेंगे? नहीं, नॉट एट ऑल। दूसरे नंबर पे लोग कहते हैं कि साहब बदल रहा है, मैं कह रहा हूं लोग बदल रहे हैं। ये पहले कहते थे कि हम किसी से मुज़ाकरत नहीं करेंगे, हम पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरत नहीं करेंगे और जरदारी साहब मेरी गोली की नशिस्त पर हैं। फिर ये कहते थे कि हम नून से हाथ नहीं मिलाएंगे, फिर MQM से हाथ नहीं मिलाएंगे। तो आखिर कुछ तो हुआ कि आज ये कहते कि नहीं जी ठीक है, हम हर एक से मुज़ाकरत करने को तैयार हैं। हाँ, मुज़ाकरत एक अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, डायलॉग करना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपने मतलब और ज्यादा जो है तलखियां उनको बढ़ाते रहें या कड़ी धूप का सफर तय करते रहें। लेकिन इसके अलावा मुज़ाकरात बामकसद होने चाहिए और उसका हल ये होना चाहिए कि पार्लियामेंट में रहकर ये लोग अपना किरदार अदा करें, और किरदार होता भी वही है जो पार्लियामेंट में होता है, बाहर कोई किरदार नहीं होता। तो बाकी जहां तक 9 मई का तल्लुक है, कमीशन किस चीज का बनाए? कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट इनसे पूछे, आपको कादर मंदोखिल साहब सीनियर हैं, बताएंगे कि ये वहां पे बनता है जहां पे चीजें गैर मुबहिम होती है, जहां पे वाज़ेह नहीं होती। क्या ये कहेंगे कि हसन न्याजी इमरान खान साहब का भांजा नहीं? क्या ये कहेंगे कि डॉक्टर जो है अपना अंदर है लाहौर वाली जो वजीर हेल्थ थी, क्या यास्मीन राशिद साहबा, क्या उन्होंने ट्रक यास्मीन राशिद साहबा मलिक साहब, क्या उन्होंने ट्रक पे जेल रोड वाला जो दफ्तर है यास्मीन राशिद साहबा, क्या उन्होंने नहीं कहा कि चले चले कोर कमांडर हाउस चले? क्या जो सेनेटर थे एजाज चौधरी, क्या उन्होंने नहीं कहा कि हमने एक एक गमला बांग का तोड़ दिया, अपने बेटे को बता रहे हैं? तो वहां पे इन लेवल पे कमीशन किस तरह बनता है? लेकिन इसके बावजूद जो भी फैसला करेगा, अब ये दोनों टीमें बन चुकी हैं। हाँ जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया। आप चूंकि मंदोखिल साहब यकीन सीनियर हैं और हम उनसे, मैंने बाद में उनसे बात इसीलिए करना चाहिए कि पहले आपका पॉइंट आ जाए और वो उसमें एडिशन करें और बताएं हमें। मंदोखिल साहब, कुछ तो हुआ है, जैसे कि अभी कह रहे हैं संधू साहब भी, जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रजामंद हुई है मुज़ाकरात करने पर। आपके ख्याल में ऐसा क्या हुआ है कि जो कहते थे चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठेंगे, वो शिस्त को नशिस्त बोलते थे कि जरदारी मेरी नशिस्त पर है बंदूक की, और पता नहीं क्या कुछ कहा गया था, अब मुज़ाकरात के लिए आमादा हो गए हैं? ऐसा क्या हुआ आपके ख्याल में? और दूसरा सवाल से मेरा ये भी साथ ले लीजिएगा कि जो ये डील कहते नहीं हम करेंगे, क्या आपके जो इत्तेहादी है यह गवर्नमेंट है मुस्लिम लीग नवाज की, क्या ये लोग कोई डील की कोशिश कर रहे हैं? आपके इल्म में ऐसी कोई बात है? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। पहली बात तो ये कि फिरदौस शमीम नकवी साहब, इनका एडिशनल जनरल सेक्रेटरी है, वो मेरे साथ और कई शो में ये कह चुके हैं कि उन्होंने कहा कि हम आपसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, आप हुकूमत से करें। बल्कि बास चैनल में तो उन्होंने कहा कि जर्नलों ने हमें कहा। तो एक चीज तो ये वाज़ेह है, जहां एम्पायर की उंगली ढूंढ रही थी तो एम्पायर ने बता दिए कि जाके वो हुकूमत है उनकी उंगली पकड़ ले, हमारी उंगली आपके हाथ नहीं आनी है। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि जो कमीशन की बात की खलील संधू साहब ने, कमीशन की भी बात, कमीशन बनाने में कोई अर्ज नहीं है, मगर कमीशन के लिए भी उनकी शर्त ये कि मोस्ट 3 सीनियर जजेस के ऊपर, अब सबको पता है कि मोस्ट 3 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 2 तो उनके हक में और इनके फैसले बता रहे हैं शुरू से कि वो उनके हक में। और दूसरी बात है, इस बात की क्या गारंटी कि वो अगर कमीशन ने उनके खिलाफ फैसला दे दिए तो उनके कार्टून सोशल मीडिया पे वो नहीं चलाएंगे। और फिर संधू साहब ने खूब कहा कि कानूनी शहादत का आर्टिकल 164 जो है ना, वो बड़ा क्लियर है। उसके लिए ये कहा गया कि अगर कोई भी ऑडियो वीडियो अगर वो जेन्युइन है, अगर वो दुरुस्त है, तो उसके बाद किसी और गवाही की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये जो आर्मी कोर्ट के जो फैसले आए, वो सारी वीडियो पीटीआई वालों ने खुद चला है। हाँ, पीटीआई मुझे याद नहीं पड़ रहा है कि कोई भी वीडियो ऑडियो के ऊपर उन्होंने फॉरेंसिक का जो है ना वो मुतालबा किया नहीं किया है। तो उसके बाद क्या कमीशन बना है। दूसरी बात ये कि 2-3 दिन पहले खान साहब की खबर आ गई है कि मैं कोई जो है ना वो रिहाई नहीं चाहता, न मैं बनी गाला जाना चाहता हूँ। तो आप मुझे बताओ, जो 2 पॉइंट एजेंडा है उसमें तो पहले ही पॉइंट में तो ये है कि खान साहब की रिहाई, तो क्या इस मुज़ाकराती कमेटी के पास रिलीज ऑर्डर का इख्तियार है कि वो जाके फौजी अदालतों से और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से खुद वो रिलीज ऑर्डर जारी करे? तो ये एनआरओ नहीं है, तो ये क्या है? और मुझे यकीन है कि ये जो 70,000 बुलंदी पे इनकी जड़ तैयारा चल रहा था, जो चोर डाकू कहते रहते, अब वो कम से कम रनवे पे 2 जनवरी को आ जाएगा। और फिर 2 जनवरी में जो ये चार्टर्ड ऑफ डिमांड जैसे लेबर जो मजदूर यूनियन वगैरह जो अपनी मुतालबात पेश करते हैं महकमों के सामने, तो उसमें अगर मजीद मुतालबात आ गए तो मुमकिन है कि उसमें से कुछ मुतालबात माने जाए।
मंदोखिल साहब, जो आप इशारा जिस तरफ कर रहे हैं, यकीनन एक तरफ मुतालबा ये होता है, कर रहे हैं कि भाई रिहा किया जाए कारकुनान को भी और बानी को भी, दूसरी तरफ ये बात करना कि कोई डील नहीं होगी, हाउस अरेस्ट नहीं होगा। तो ये जो इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं, ये कंफ्यूज करने के लिए लोगों को या अपने फॉलोअर्स को मुतमईन करने के लिए, देखें जी हम तो अपने उसूलों पर खड़े हुए हैं, डटकर खड़े हुए हैं, ये हुकूमत है जो तरले मिन्नत कर रही है और हम शायद इनकी बात मान लें। ये पहले से इस तरह का बयानिया या इस तरह की फजा बनाई जा रही है आपके ख्याल में? नहीं, वो ये तासर दे रहे हैं अवाम को कि ये मुकदमात सारी हुकूमत ने बनाया और हुकूमत के एक दस्तखत से ये सारे मुकदमात तो वापस हो जाएंगे। तो आप मुझे बता दो कि अगर हुकूमत के एक दस्तखत से ये वापस हो सकता है तो फिर ये अदालतों का और ये फौजी अदालतें, सिविल अदालतें, ये फिर किस काम की? इनको तो फिर बंद करना चाहिए। तो ये तासर वो दे रहे हैं, और लेकिन ऐसा उनका ख्वाब पूरा नहीं होगा। और इससे पहले जो ये 1.25 साल जो मुकदमात लेट हुए, वो भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से खुद स्टे लिया था। और फिर उसके हवाले से इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से कानून बड़ा वाज़ेह है कि जो मुकदमा जिस अदालत में चल रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते के अंदर उसका फैसला हो रहा है। आज 1.25 साल हो गए, इनकी वकील जो है ना टॉक शो से फुर्सत नहीं है, और ये जाए अदालतों में अपने मुकदमात लड़े, और ये भी नहीं कि कानून नहीं पता। आपको याद होगा जो इद्दत वाली केस में उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बकायदा 15 दिन की डायरेक्शन दिलाई है लोअर कोर्ट को कि 15 दिन के अंदर फैसला कर ले। तो क्या इन मुकदमात में उन्होंने अदालत से फैसले की जो ऑलरेडी कानून 1 हफ्ते का क्यों लिया? मैं समझ रहा हूँ ये इनको सियासी रंग दे रहे और उसमें से कुछ हासिल नहीं होगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये जो जेट त्यारा 2 जनवरी को रनवे पे उतरेगा तो ये मजीद जो ना लचक इनके अंदर पैदा होगी कि इनको पता है कि गैंगस्टर जनरल फैज अहमी जब पकड़ा गया उनको यकीनन 2 जूते पड़े होंगे। उन्होंने सब बता दिए कि उन्होंने फौजी बगावत का क्या मंसूबा बनाया था, उन्होंने GHQ पे हमले का क्या मंसूबा बनाया था, और जमान पार्क से पेट्रोल बम का क्या बनाया था, यशोदा की अफगारों को किस तरह जलाया। तो ये सारा जो इंकशाफ है ये उसने बता दिए कि जनरल फैज ने, इस वजह से इनकी टांगे काम। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। खलील ताहिर सिंधु साहब, आपकी तरफ आता हूं। अब जैसे कि अभी मंदोखिल साहब भी फरमा रहे हैं, इससे पहले आर्मी चीफ लगाओ, मेरी मर्जी का लगाओ, नहीं तो फलान ही होना चाहिए। उसके बाद जब चीफ जस्टिस बनने की बारी है तो मेरी मर्जी का चीफ जस्टिस लगाओ, और ये भी ऐलान कर दिया जाता है कि जी जब ये चीफ जस्टिस आएगा हमारी मर्जी का तो ये 4 हल्के खोलेगा, ये हुकूमत घर चली जाएगी जब वो नहीं बने। तो अब ये मुतालबा जो 3 सीनियर तरीन जजेस की ऊपर मुश्तमिल एक कमेटी बनाया जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो तहकीकात करे 9 नवंबर और 26 नवंबर और 9 मई की, माजरत खाऊं, तो ये सारी कोशिशें वही हैं कि जी मुतनाज़ा किया जाए सारे प्रोसेस को। और जो चीज आया है, केसेस का फैसला भी आ चुका है, बाद में 60 लोग और उससे पहले 25 लोगों को सजा भी दी जा चुकी है फौजी अदालतों से। इस सारे प्रोसेस को मुतनाज़ा बनाने के लिए इस तरह के बयान और इस तरह के मुतालबात किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। मलिक साहब, मोहतरम मंदोखिल साहब ने बिल्कुल जो आइन और कानून के मुताबिक एनालिसिस था वो पेश किया है। मैं इसको थोड़ा सा इसमें बढ़ाता हूं कि ये जो बिल्कुल इसके पीछे अल्टीरियर मोटिव्स हैं, वो है अपने इनके जो मोटिव्स यही हैं कि किसी तरीके से जो आपने खुद भी फरमा दिया कि सारे मसले को डिस्प्यूट कर दिया जाए। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जो जब सिविल फौजी अदालत में मुकदमा जाता है तो पहले वो सिविल कोर्ट में जाता है, और हम दोनों वकील हैं, मैं वो मुझसे सीनियर है। सिविल कोर्ट का जो मुकदमा है पहले जजेस जो है वहां पे एविडेंस आती है, और अगर कोजेंट एविडेंस हो, अगर वहां पे रीजनेबल रीजंस हो तो तब वो फौजी अदालत को मुंतकिल किया जाता है। इससे पहले खान साहब बानी PTA का दौर था तो इन्होंने 24 जो मुकदमा थे वो चलवाए थे फौजी अदालतों में, और अगर आपके पास हो तो चला के आप देख ले। ये सबसे बड़े दायी थे कि ये जो आर्मी एक्ट 1952 है इसके तहत मुकदमा चलाए जाएं। उसमें अबैटर जो होता है, जो अबैटमेंट करता है या व्हाट्सएवर जो परपिटेटर होते हैं, सबको इक्वल सजा मिलती है। क्योंकि अभी खुरा जो है इनके अपने घरों में जा रहा है, लेकिन मैं दोबारा बार बार उधर ही आ रहा हूँ जिस तरह वो फरमा रहे थे मंदोखिल साहब, में भी कुछ मुतालबात ऐसे हों जिन पे कॉमन इतफाक हो सकता है, लेकिन जो काम नहीं हो सकता, एक काम अदालत ने किया है वो गवर्नमेंट कैसे कर सकती है? मैं खुद गवर्नमेंट का हिस्सा हूं कि इनकी सजाएं कोई भी नहीं कर सकता ना इस किस्म का। और फिर क्या आर्मी तनसीबात पे हमले नहीं हुए? क्या हम अपने जो हमारे जो नौजवान हैं, शोहदा हैं, वो नहीं हो रहे? कल तक ये जो हमारे नौजवान शोहदा थे उनका मजाक उड़ाते थे, आज पारा चना मदद मांग रहे हैं कि फौजी जवान वहां पे भेजे जाए। को थोड़ी बहुत ही शर्म होती है, को है कि आप हमारे फौज के नौजवानों को। लेकिन संधू साहब, मसला ये है कि ये लोग तो इससे अक्सर इनकार करते हैं, कहते हैं जी कि हमारे लोग थे ही नहीं,
अगर जो हसन न्याजी साहब है वो कहते हैं जी वो बाद में पहुंचे थे वहां पे और उन्होंने तकरीर कर दी, सिर्फ इतना कसूर था। और जो लोग ये फॉल्स फ्लैग्स ऑपरेशन करार देते हैं ये सारे 9 मई को, तो यानी ये यकसर इनकारी है इस बात से। तो मलिक साहब ये नहीं, मलिक साहब इनकारी करना, इनकारी होना या ना होना, ये तो आगे अपील में जाएंगे ना। अभी इनके पास 3 चांसेस और हैं अपील करने के, 3 के स्टेजेस हैं, वहां पे ये अपील में जा सकते हैं। वहां पे ये बात एविडेंस, असल में तो ये बेसिकली इनको बात क्रॉस एग्जामिनेशन में साबित करनी थी। मुझे नहीं पता चूंकि मैं उन्होंने वहां पे क्या प्ली ली या क्या नहीं ली, लेकिन सबको नजर आ रहा है, हर एक बंदे को नजर आ रहा है। ये कहते थे एविडेंस दिखाएं, एविडेंस दिखा के सजा हुई है। और आर्मी का जो होता है बड़ा स्पेशल प्रोसीजर होता है। आर्मी एक्ट के तहत सबसे पहले आप एविडेंस ढूंढते हैं, उसके बाद फिर आप किसी पे चार्ज फ्रेम करते हैं, उसके बाद ट्रायल चलता है, उसके बाद सजा होती है। ये नहीं कि पुलिस वाला के जो बंदे को पकड़ लिया, 5 जूते मारे और उसको कह दिया कि नहीं जी ये गुनहगार है। नो, नॉट एट ऑल। आर्मी का बड़ा साफ और शफाफ ट्रायल होता है और आर्मी ने ये ट्रायल किया है, ये व्हाट्सएवर आर्मी की अदालतों ने। और इसलिए मुझे सिर्फ इतना बता दें, क्या अगर ये इनके लोग नहीं थे, अगर यास्मीन राशिद इनकी नहीं थी, सेंटर एजाज चौधरी साहब इनके नहीं थे, हसान नहीं था, बाकी नहीं थे जिनको सजाई है, क्या किसी एक को भी नहीं नोटिस दिया कि आप हमारी पार्टी से नहीं है और आपने ये क्यों किया है? किसी एक को डिसिप्लिनरी इंजबाती कार्रवाई की हो? नो, नॉट एट ऑल। तो इसलिए यही है सारे। और ये आप जो है देखिए, मेरी बात सुने, जो काम इंडिया ने कभी कर सका यक वक्त साइमल्टेनियसली, किसने ये बता दिया कि फलां जगह पे फौजी तंसीबात उन पे हमला कर दो? भाई वो लोग जो हैं वो रोजाना शहीद होते हैं, माओ के बच्चे, जो एक एक बेटा होता है तो या मतलब जितने भी हो जो रोजाना शहीद हो रहे हैं, दूसरा तैयार होता है, क्या उनका खून जो है या उनके जो रायगा ऐसे शहीदों के खून चले जाएंगे? या उनकी जो तंसीबात पे या उनके जो मुजस्मे तोड़े इन्होंने और जिस तरीके से इन्होंने डिस्क्रेस किया है, क्या मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है सलमान अकरम रजा साहब और इमरान खान साहब ने क्या कहा नहीं था कि अगर मैं दोबारा पकड़ा गया तो दोबारा इससे भी ज्यादा तासर जो है वो शदीद आएगा। और सलमान अकरम रजा साहब ने हमने GHQ में आना था, हमने को थाना, हाँ बिल्कुल, और ये भी उन्होंने कहा कि हमने GHQ जाना था, हमने को थाना सिविल लाइन तो नहीं जाना था ना। तो आप देखिए, अब अगर आप ऐसा काम किया है, आज तक किसी जमात ने भी, यहाँ पे जुल्फकार अली भुट्टो शहीद फांसी भी की सजा चढ़ गए, लेकिन आज तक कभी फौजी इदारों पे हमला नहीं हुआ। मतलब बहुत सारी बातें होती है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जलावतन कर दिया गया, लेकिन क्या अदारों पे हाँ इंडिविजुअल तरक्की जरूर हुई है, करनी चाहिए ये व्हाट्सएवर, लेकिन अदारों पे यक वक्त आपका सबसे दफाई अदारा है और आप उस पर हमला कर दें? नो, नॉट एट ऑल। बिल्कुल ठीक है। मंदोखेल साहब, अंपायर की उंगली उठने का इंतजार किया जाता था, ऐलान किया जाता था 2014 में भी, बाद में भी ये तवक्कुआत रखी गई, बल्कि अंपायर को साथ मिला के खेले भी है 2018 के बाद भी। और उसके बाद जो गुड टू सी वाली अदलिया थी वो भी अब नहीं रही है। तो सारी जो ऑप्शन और एहतजाज बार बार कर करके, धरने बार बार दे दे के, वो फ्लॉप प्रोग्राम करने के बाद, क्या अब सारी ऑप्शन को एग्जॉस्ट करने के बाद पीटीआई मजबूर हुई है कि वो आप लोगों के साथ बैठे, मुज़ाकरात करे, बातचीत करे? ये सारे एग्जॉस्ट के बाद ये इस नतीजे पर पहुंचे कि हाँ जी बातचीत ही करनी है, मुज़ाकरात ही करने हैं। ये मुझसे सवाल है जी मंदोखेल साहब, आपसे सर, कादिर साहब। जी मैं पहले ही आज कर चुका हूं, जब जनरल फेस पकड़ा गया उन्होंने कहा कि ये कौम का असासा है। दूसरी मर्तबा बोला तक कि उनकी जो है ना ओपन ट्रायल होना चाहिए। भाई आप कौन हो आर्मी ट्रायल को ओपन करना? और तीसरी मर्तबा बोला कि हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप ये समझ लो कि वो है कि ये सारे जो रास्ते है जनरल फेस के वो अडियाला जेल की तरफ जा रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इनके पास अब कोई रास्ता नहीं। और मैं आपके तोसत से ये भी कहना चाह रहा हूँ कि आपको पता है जो ट्रंप के लोगों ने कैपिटल हिल हमला किया उनको 19 साल सजा हुई है। और ये केसेस अगर ATC हाथों में होते तो ये 25 से 50 साल तक सजा हो जाती। तो मैं कहता हूँ कि ये जो 2 साल 3 साल वाले ये शुक्र करे, क्योंकि 10 महीने तो ऑलमोस्ट गुजर चुका है। और उसके बाद ये अपील में जाएंगे तो अपील में तो ये भी हो सकता है कि सजा बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो मैं उन वालिदैन का जिनका कोई कसूर नहीं है, जिनके बच्चों को इमरान खान साहब ने या PTI ने वरगला के और उनको इन तस्वीबात पे हमले करने की तरबियत दी थी, मैं इनको ये कहूंगा कि आप ये 2-3 साल वाले जो ना वो अपील ना करें, क्योंकि अपील में सजा बढ़ भी सकती है। और उसके अलावा जो सजा कम तो इस वजह से नहीं हो सकती है, अगर ये मुकदमात में अगर ये मुकदमात किसी सूरत में ATC अदालतों में ये शिफ्ट हो गए तो मैं आपको बता दूं कि 25 से 50 साल तक जो ना सजा जो ना उससे कम नहीं होगी। आपको कैपिटल हिल याद होना चाहिए। कैपिटल हिल एक सरकारी बिल्डिंग था। कादिर साहब, चूंकि कैपिटल हिल का आपने जिक्र किया है, मैं जरा एक इसी से मुख्तसरन आपसे जानना चाहूंगा
कैपिटल हिल में वाकया होता है, वहां बड़े स्विफ्टली जो है वो जस्टिस होती है, सजा मिलती है। बरतानिया के जो वाकयात हैं उन पर सजा होती है, बड़ी टाइमली होती है। उन्हें भी सजा होती है। लेकिन ये मुल्क जब पाकिस्तान में कोई चीज कानून या आइन के मुताबिक चल रही होती है तो उनको बड़े पेट में मरोड़ उठते हैं और बयान देना शुरू कर देते हैं, ये आर्टिकल आना शुरू हो जाते हैं। अब ये इसी मामले को ले लीजिए, आपके ज़िक्र इल्म में होगा, यूरोपीय यूनियन का बयान भी उनकी जानिब से भी, और अमेरिका की बार बार स्टेटमेंट्स आ रही हैं। को बता दूं कि यूरोपियन यूनियन का है या अमेरिका का है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 2 दिन पहले ये फरमाया था कि ये सारे रास्ते एटमी प्रोग्राम और मिसाइल टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। देखिए हमारे 4 अदारों पे उन्होंने पाबंदी जो लगाई है, ये इस चीज की निशानदेही है कि उनको इमरान खान से कोई सरोकार नहीं है। वो दरअसल में पाकिस्तान की एटमी प्रोग्राम आप देख रहे हैं, पाकिस्तान की एटमी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उनकी टोटल रेंज जो है ना वो 2750 है, जबकि इंडिया के पास 8000 किलोमीटर तक रेंज है। आप मुझे बताओ 2750 पे क्या अमेरिका कैसे निशाना बन सकता है? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सिर्फ इसराइल को बचाने के लिए या इसराइल की दिफा में ये बातें कर रहे हैं, और उनका निशाना जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी और एटमी प्रोग्राम है। इमरान खान के खिलाफ इमरान खान से कोई सरोकार इस वजह से नहीं है कि उनको अच्छी तरह पता है कि साजिद तारड़ साहब जो ट्रंप की पार्टी का नुमाइंदा है वो बार बार टेलीविजन पे आके कह चुका है कि उन्होंने सिर्फ जो ना बाइडेन को नहीं बल्कि जो डोनाल्ड लू है वो हमारे ब्यूरोक्रेट है, हमारा ऑफिसर है और वो अमेरिका का असासा है, उनके खिलाफ बात की। अमेरिका कभी उसको भूल नहीं सकती है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सिर्फ जो ना इन चीजों को घुमाने के लिए ये बात कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगा, बल्कि बिलावल साहब ने ये मुतालबा की है कि इमरान खान साहब को इस चीज की वजाहत होनी चाहिए और उनकी मजम्मत करनी चाहिए कि आपने हमारे एटमी प्रोग्राम और मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर और हमारे अदारों के ऊपर पाबंदी की जो है ना, जो आपने जुर्रत की है उसकी मजम्मत करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मुज़ाकरात के हवाले से तो हम बात कर ही रहे हैं और मेरे साथ मौजूद खलील ताहिर सिंधु साहब और कादिर खान मंदोखेल साहब। अब इसके साथ साथ कुरम का भी जिक्र करते चले। कुरम में जो क़याम अमन की कोशिशें उनको तेज़ तो किया गया है, लेकिन ये मुतालबा किया जा रहा है पंजाब हुकूमत की जानिब से। अज़मा बुखारी ने यह कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को चाहिए कि संजीदा कोशिशें की जाएँ कुरम में क़याम अमन के लिए, पारा चनार में क़याम अमन के लिए। अब तर्जुमान की भी हुकूमत बैरिस्टर जो सैफ हैं वो कहते हैं कि फ़रीक़ैन में इत्तफ़ाक़ राय हो गया है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में मुख्तसरन बात करेंगे। खलील ताहिर सिंधु साहब, मैं आपसे सर ये जानना चाहूँगा, जैसे अभी इस वक्त एक तासुर सोशल मीडिया पर जिस तरीके से बयानिया बनाया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनके जो ब्रिगेड है, कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, उनकी जानिब से, वो एक तासुर बनाने में कामयाब जरूर रहते हैं। सही या गलत उस बहस में मैं नहीं जाता, लेकिन अब एक ये तासुर बनाया जा रहा है कि हुकूमत जो है वो मजबूर हो गई है मुज़ाकरात करने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, क्योंकि आलमी दबाव बहुत ज्यादा है और आलमी दबाव की वजह से ये लोग आपसे मुज़ाकरात करने पर ना सिर्फ आमादा हुए बल्कि मजबूर हुए और आप लोगों के उन्होंने दस्तक दिया दरवाजे पर कि आप लोग हमसे बातचीत करें। देखिए मलिक साहब, एक तो गवर्नमेंट कोई मजबूर नहीं है और ना ही इतनी कोई जरूरत है। आप पहले भी अभी कह रहे थे बयानिया बनाने में, एक बंदा था तो उसको सजाए मौत होने लगी तो उन्होंने पूछा आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उसने कहा जी मुझे छोड़ दें, मतलब ये उसकी आखिरी ख्वाहिश थी, यही इनकी आखिरी ख्वाहिश है। वट एवर, मैं दोबारा कह रहा हूं कि मैं मुज़ाकराती अमल पे हम कोई बात इसलिए नहीं कर सकते कि वो 2 टीमें बन चुकी हैं और उसमें जो भी होगा बाद में पता चल जाएगा। लेकिन चूंकि ये चकवाल से बंदयाल तक का, जिस तरह अभी मंदोखेल साहब फरमा रहे थे, चकवाल से बंदयाल तक का जो मनसूबा था वो अनवेल हो चुका है। और अभी ये फौजी अदालतों का जो बार बार ये बात कर रहे हैं, क्या अपने दौर में 24 लोगों के इन्होंने मुकदमात नहीं चलाए बानी पीटीआई ने? नंबर 2, क्या सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने स्टे इन्होंने लिया था? उन्होंने नहीं कहा, जो पहले मंदोखेल साहब भी फरमा रहे थे, और उनके कहने के बाद ये जो स्टे है वो खत्म हुआ और उसको जो है वो अदालतें सजा सुनाई गई है। तीसरे नंबर पे ICCPR जो यूएन के जो है आर्टिकल उसका जो 14 है वो ये फरमाता है कि आपको एक नंबर 1 कि आपको वकील की इजाजत होनी चाहिए, आपको अपना अपील की इजाजत होनी चाहिए, आप और इधर भी 3 अपीलें हैं। टेक्निकल लिहाज से जो मंदोखेल साहब ने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है कि जिनको 2-2 साल सजा हुई है उनको अपील नहीं करनी चाहिए ताकि फाइनलिटी हो जाए। लेकिन चूंकि ये वो लोग हैं बेचारे जिनको वर्ग ला कर, जिस तरह के पता नहीं कहां से बेचारे बच्चों को लाकर, सवाए इनके अपने रिश्तेदारों के और जो इनके लीडर्स थे जो अंदर हैं अभी सारी व्हाट्सएवर। लेकिन आप अगर किया तो फिर आप हौसला भी तो करें ना। अगर इतनी जरूरत पैदा नहीं थी तो फिर ऐसा काम ही क्यों करते हैं? दूसरे नंबर पे हम कभी तीसरे जो मैं बात करता हूं कि एटमी प्रोग्राम जो अभी बात हो रही थी, एटमी प्रोग्राम पे किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा, पूरा मुल्क उस पर इकट्ठा है और चाहे जो मर्जी हो,
पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम उसी तरह चलेगा, हमें वो बहुत जान से भी ज्यादा अजीज है। और जिस तरह से ये शुरू हुआ जुल्फिकार अली भुट्टो, डॉक्टर कदीर ने और फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सैंक्शंस लग गई और करोड़ों रुपए की, जो करोड़ों अरबों की बात ठुकरा कर उसके दबाके किए, तो ये काम कभी भी नहीं रुकेगा, क्योंकि हमने उसको किसी डेटरेंस के लिए नहीं बनाया, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए बनाया है, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क जिससे हमारी तो क्लियर मौक़िफ़ आ गया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब। मैं आपने जो एक बात की सर कुछ देर पहले, मुझे उससे एक बात याद आई, सवाल मेरे ज़हन में आया है। आपने कहा कि मुज़ाकरात चूंकि हो रहे हैं, इस पर मैं कोई बात नहीं करूंगा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक शिकवा जो पीटीआई की जानिब से किया जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से, हुकूमत के कुछ ऐसे रहनुमा, कुछ ऐसे सीनियर लोग जो ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो कि इस मुज़ाकराती अमल पर असरअंदाज हो सकते हैं। अभी जो मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम है पीटीआई के, वो ये कहते हैं कि जी जो नवाज और जरदारी के दरबारी है महज अवामी तवज्जो के लिए बानी को निशाना बना रहे हैं। इससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट आई थी, यहूदियों का सासा करार दिया था उन्होंने बानी पीटीआई को, और इस तरह की और बहुत सारी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन क्या कोई इख्तलाफ राय पाया जाता है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी दो सोचें पाई जाती है, एक हामी है मुज़ाकरात की और एक वो उस सोच के हामिल लोग हैं जो चाहते हैं कि नहीं, इनको आजमाया हुआ, बड़ी दफा हमने इनके साथ बातचीत नहीं होनी चाहिए। क्या ऐसी सोच पाई जाती है, मुतजाद सोच? देखिए बल्क साहब, एक तो इनफरादी राय होती है और इनफरादी राय कोई भी दे सकता है, लेकिन अल्टीमेटली फैसला वही होगा जो कायदे पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब करेंगे। और अगर मुज़ाकरात की उन्होंने इजाजत दी है, नेचुरली जाहिर है, तो फिर वही काम होगा। दूसरे नंबर पे ये तो चलो हमारे के इंडिविजुअल्स लोग हैं। आप देखें कि जिस दिन पहली मुज़ाकरात की नशिस्त हुई है, वेरी सेकंड डे गंडापुर, जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है, उसने कहा जी हम बंदूकें लेके, हम असला लेके पंजाब पे चढ़ाई कर देंगे, इस्लामाबाद पे। क्या मुज़ाकरात का अमल वो सबूत आज कर रहे हैं या जो इनफरादी राय दे रहे हैं ये कर रहे हैं? इन सबको रोकना चाहिए जो भी है, और इस अमल को जारी रहना चाहिए। अगर कुछ कॉमनैलिटीज तय होती हैं, कौम बहुत भुगत चुकी है, पहले भी लंगर खाने और पता नहीं क्या कौन कौन से खाने में इन्होंने बनाए, और इसके अलावा इतने दरख्त लगाने थे, इतने ये करने थे, इतने वो करने थे, और कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एक मंसूबा बता दे जो काम हुआ हो। तो आपने अगर लोगों के जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना है तो उसके लिए बेहतर है कि सब मिलकर बैठकर बात करें, और ताकि इस मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम बख्शा जा सके। इस पे और बैरूनी बहुत दबाव है, बहुत नजरें हैं लोगों की, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क और एटमी ताकत है जो कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। सही है। कादिर खान मंदोखेल साहब, सर जो मैं अभी जिस स्टेटमेंट का जिक्र कर रहा हूँ शेख वकास अकरम की, उसमें उन्होंने बिलावल साहब को भी निशाना बनाया। उन्होंने, ये उनके अल्फाज हैं, वो कहते हैं कि बिलावल नाराज सियासी बच्चा है, और उन्होंने नून लीग और साथ साथ जरदारी साहब के हवाले से भी कहा कि उनके दरबारी जो है महज अवामी तवज्जो के लिए बानी पीटीआई को निशाना बना रहे हैं। यानी वो दोनों पे अटैक कर रहे हैं शेख वकास अकरम साहब, और वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे वाकई कुछ ऐसे रहनुमा मौजूद है दोनों पार्टियों के अंदर जो इस मुज़ाकराती अमल पर असरअंदाज होने की कोशिश करें। बिलावल के हवाले से जो खासतौर पर उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैं चाहूंगा आपका रद्द-ए-अमल जानना इस पर। जी, मेरे ख्याल में जिसको बच्चा कह रहे हैं, इनके 73 साल बुजुर्ग से ज्यादा अक्लमंद है और ज्यादा सूझबूझ रखता है, ज्यादा तारीख रखता है, ज्यादा सबको साथ लेके से। आप देखिए 26वीं तरमीम में न सिर्फ मुस्लिम लीग नून, न सिर्फ मौलाना साहब, न सिर्फ बाकी छोटी पार्टियां, खुद तहरीक इंसाफ को भी जो है ना इनडायरेक्ट उन्होंने अनबोर्ड लिया। और इसी शेख वकास साहब के ओहदे पे बैठे हुए रऊफ हसन साहब ने कहा कि ये तो मसौदा ही हमारा है, और गौर खान साहब ने कहा कि ये मसौदा बेहतरीन है और हम सिर्फ खान साहब से इजाजत ले। और खान साहब से इजाजत के लिए जब हुकूमत ने उनका रास्ता बनाया तो आगे से उनको पड़ी गालियां कि कम वक्तों, मैंने बोला कि शंघाई कॉन्फ्रेंस नहीं होने दो, कम वक्तों मैंने बोला कि आप इस्लामाबाद पे चढ़ाई करो, तुम लोग क्या लेके आए हो। तो इनडायरेक्ट तो बिलावल साहब की जो एक कम उम्री में उन्होंने पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को यकजा तो कर दिए 24वीं तरमीम पे। तो वाकई शेख वकास साहब वो परसों तक तो किसी और पार्टी में थे, बल्कि पिछले साल जो ना मेरे साथ मुख्तलिफ टॉक शो में ये बैठते थे, उस वक्त तो आज वो तहरीक इंसाफ का तर्जुमान बना है। तो मेरे ख्याल में कुछ तो मंजर बेचना है उसने। अच्छा, ये मंजन बेच रहे हैं सर, लेकिन चले इनके इख्तलाफात तो अपनी जगह पर, पीटीआई और मुस्लिम लीग नवाज के कुछ इख्तलाफात आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के भी जो है वो पाए जा रहे हैं। और अभी बिलावल साहब की जो स्टेटमेंट है वो इन्होंने एक बड़ी सख्त स्टेटमेंट ये भी दी है कि जो कोई मैंडेट इस तरह से नहीं है, पूरी तरह से तो अक्सरियत नहीं है कि ये अकेले सारे फैसले करे, एक तरफा फैसले करे, नून लीग इनके पास अक्सरियत नहीं है। जो आप लोगों के साथ बातचीत हुई थी, जो मामला तय हुए थे 26वीं तरमीम से पहले भी, वो भी आप लोगों को शिकवा है कि वो पूरे नहीं किए गए हैं, वो यकीन दहानियां पूरी नहीं की गई हैं। तो वो मामला, वो मुज़ाकरात या वो जो बातचीत है वो कहां तक पहुंची है? कोई आपको उम्मीद है कि मामला हल हो जाएंगे मुस्लिम लीग नवाज के साथ या हुकूमत के साथ आपके?
ज़ीशान मलिक साहब, आप और खलील संधू साहब दोनों बता दें, मुस्लिम लीग के पास तो 2/3 नहीं है, ये तो संधू साहब खुद भी मानते हैं, तो इसमें गलत क्या कहा बिलावल साहब ने। दूसरी बात ये कि जो एक इत्यादी या सपोर्टर है तो वो यकीनन उनके बीच में गिले शिकवे तो होते हैं। शुरू में हमें गिले शिकवे थे कि पंजाब में जो हमारे MP है, मैंने वह उन अफसरान को लगाया गया है जो पीपल्स पार्टी के एंटी थे, तो हमने क्या गलत कहा। अगर सिंध 1991 का जो वाटर रिकॉर्ड है जहां पीपल्स पार्टी को मंजूर ना होते हुए भी उनको एक्सेप्ट किया है, उसकी अगर वायलेशन हो रही है, या सिंध पहले से जो है सिंध की जमीनें बंजर हो चुकी है, वहां पर सिंध के दरिया सिंध से 6 नहरें निकाली जा रही है और सिंध बलूचिस्तान से पूछा नहीं जा रहा है, तो हमारा कौन सा गलत मुतालबा है। यहाँ सैलाब से सिंध पूरा डूब चुका था, जहाँ 21 लाख मकानात जिसमें वफाकी हुकूमत ने भी अपना हिस्सा डाला था और उनके पैसे नहीं मिले, तो कौन सा गलत मुतालबा है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि सियासी पार्टियों के या इत्यादियों के बीच में गिले शिकवे भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे गिले शिकवे नहीं है तो जमहूरियत का यही हुस्न है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है संधू साहब, आप लोगों के पास अक्सरियत नहीं है, एक तरफा फैसले आप कर सके। मैं ठीक है, मतलब सर पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। देखिए वक्त बड़ा कम है, पॉइंट आ गया आपका संधू साहब। देखिए आपका देखिए बिलावल भुट्टो साहब एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर हैं और उनकी तनकीद को हम हमेशा मुस्बत लेते हैं, खंदा पेशानी से लेते हैं, और वो भी जो बात करते हैं उसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि हम कोई अलहदा हो रहे हैं। उनका मतलब यही होता है कि चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर बनाया जाए। और बल्कि मैं बिलावल भुट्टो साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस बात को भी तस्लीम करता हूँ कि महंगाई जो है वो कम, इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है, सिंगल डिजिट पे आया है, लेकिन अभी और बहुत सारे कुछ करने की जरूरत है। तो आप एक घर में रहते हुए भाई भी आपस में एक दूसरे को जो अगर इख्तलाफ राय इत्तेहाद राय के लिए हो तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि हम उनकी हमेशा कोई भी तरकीद हो, पॉजिटिव तरकीद हो, हम उनको हमेशा खंदा पेशानी से कबूल करते हैं और हमारा उनसे किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर कब तक हो जाएंगे, जरा ये भी बता दीजिए हमें। जी हो जाए, बिल्कुल डेफिनेट। देखिए पहले भी होती है ऐसी बातें, अच्छा, सारा कुछ होता जल्दी है, हो जाएंगे। अब भी अगर कोई जो भी है खत्म। मैं समझ गया आपकी बात को सर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब तो जिक्र कर लेते हैं पारा चनार का, कुरम का। आपके ख्याल में जो वहां मसाइल चल रहे हैं, जो क़याम अमन की कोशिशें की जा रही हैं, आपके ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत संजीदा है और उनकी तरफ से वो इक़दाम जो किए जाने चाहिए, जो ज़रूरत है वक्त की, वो किए जा रहे हैं, और क्या उसमें कोई हमें मुस्बत नताइज बहुत जल्द हम तवक्को कर सकते हैं? मुझे कह रही संधू साहब। जी संधू साहब, आपके बाद में मंदोखिल साहब। जी देखिए वहां के CM साहब ने बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दी और बिल्कुल उज़्मा बुखारी ने दुरुस्त फरमाया कि तीनों सूबों में स्ट्राइक हो रही है और जहां का मसला वहां पे कोई हड़ताल नहीं है। आज मैं आया हूं, मैंने देखा है कि सारे रास्ते बंद, हर शहर के रास्ते बंद किए हुए हैं और करवा कर रहे हैं। बड़े ही काबिल तराम है अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, वो इनके ही अलाइज हैं PTI के, और वो करवा रहे हैं अपनी जमात के जरिए से। चाहिए तो ये कि वहां पे जाके अपना गंडापुर को कहे कि जाके वहां पे पहुंचो, जो आप कह रहे हो चढ़ाई कर रहे हो 3-3 4-4 मरतबा के मैंने इस्लामाबाद में चढ़ाई करनी है, ये उन बेचारे लोगों को बचाओ जाके पारा चनार में, जिनके पास दवाई नहीं है, जो पंजाब भेज रहे हैं और जो दूसरे सूबों से आ रही हैं चीजें, तो ये उसकी जिम्मेदारी बेसिकली बनती है। CM जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सरबराह होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सरबराह होता है अपने सूबे का, लेकिन उसने तो ये कोशिश ही नहीं की। और ये बात यहां से अब आपको पता चलता है कि आपको अपनी आवाम के साथ 12 साल हो गए इनकी हुकूमत उधर है, इससे आपको पता चलता है कि आपका अपने लोगों के साथ कितना कंसर्न है। और आप उनसे तीसरे चौथे दिन ही, हफ्ते के बाद फिर कॉल देते हो कि हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, हमने वहां पर चढ़ाई करी। भी इधर आके क्या लेना है, अपने लोगों के जाकर उधर जाके स्ट्राइक करो और उनके जाके पारा चनार में जाके उन लोगों के दुखों को बांटो, दुख बांटोगे तो कम हो जाएंगे। अच्छा मंदोखेल साहब, जैसे कि अभी उज़्मा बुखारी साहबा की स्टेटमेंट हमें शुरू में चलाई भी थी, उसका हवाला भी संधू साहब ने भी दिया है। KP जहां का ये मामला है वहां पर एहतजाज नहीं हो रहा, उसके अलावा बाकी तीनों सूबों में एहतजाज हो रहा है और अवाम यकीनन अल्टीमेटली अवाम परेशान होते हैं। तो क्या ये एक कोशिश है दरपर्दा हुकूमत को परेशान करने की, हुकूमत के जो मामलात हैं उन्हें खराब करने की ये कोशिश है, और क्या वाकई KP हुकूमत जो है वो संजीदा नहीं है कुरम में अमन कायम करने के लिए? देखिए, पहली बात तो ये कि अल्लामा साहब हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख में पहला अनोखा एहतजाज हो रहा है कि मसाइल एक सूबे में और एहतजाज दूसरे सूबे में। आज कराची 5वां रोजा है, लोगों की जिंदगी अजरन बन चुकी है, कोई बंदा जा नहीं सकता है, लोग घरों में बैठे हुए हैं।
तो ये यकीनन ये एहतजाज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला उसके सामने होना चाहिए, क्योंकि 18वीं तरमीम के तहत जो ना वो अमन अमान का मसला जो ना वो सूबाई हुकूमत का मसला है। और फिर मैं ये करूँगी कि पिछले 16 साल से पख्तूनख्वा में 11 साल से पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है PTI की, और 6 साल से वहाँ ज़मीन के तनाज़े से लेके यहाँ 300 से ज़्यादा लोगों की जाने गई है और सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं, और कोई 2-2.5 महीने से रास्ते बंद है। तो इसके लिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत दारुल खिलाफा पे चढ़ाई के अलावा क्या संजीदगी से उनके ऊपर गौर की है। और आपको याद होगा जो एक काफिला लेके जा रहे थे, और वो काफिला जो ना जो सिक्योरिटी के उसके साथ पुलिस थी, तो पुलिस तो भाग गई है, और वो जो काफिला बेचारे जो जा रहे थे पुलिस की प्रोटेक्शन में, तो वो तो बेयार मददगार लेके उनको तो खून की होली खेली गई उस वक्त। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजें जो ना खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जिम्मेदारी है, और अलामा साहब चूंकि उनके एहतियाती है, उनका सेनेटर है, तो मैं ये समझ रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इनको मजहबी इशू बनाने की बजाय, क्योंकि वहाँ 2 ग्रुप है, एक सुन्नी एक शिया है, तो ऐसा ना हो कि वो सुन्नी ग्रुप भी खड़े हो जाए एहतजाज के लिए, तो फिर पूरे पाकिस्तान में क्या होगा। तो हमें सियासी तौर पे इनको हल करना चाहिए, और बेसिकली वहाँ मसला कोई मजहबी नहीं है, वहाँ जो जमीन का तनाजा था, लेकिन पख्तूनख्वा हुकूमत की नाइली जो 6 साल से वो तनाजा चल रहा था, और उनमें कभी उन्होंने तवज्जो नहीं दी है, और सूरत-ए-हाल यहाँ तक पहुंच गई। और अब भी मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2-4 दिन में वफाकी हुकूमत भी इनके साथ ताउन कर रही है। गो के जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी टोटल सूबाई हुकूमत की है, क्योंकि सूबाई हुकूमत जो ना पेशावर के अलावा सूबे के किसी जिले में PTI हुकूमत की कोई रेट कायम नहीं है। डी खान में जहां मेरा बाई इलाका जोब है, वहां रात मगरिब के बाद कोई बंदा जा नहीं सकता है, थानों को जो ना वो ताले लग जाता है। वहां गंडापुर गंडापुर ग्रुप है, TTP जो ना वो डी खान ग्रुप है जो सरगर्म है, जो खुद इनकी सूबाई हुकूमत ये लोग बता देते हैं, इनके अफसरान बता देते हैं, वहां तो उनकी काबू नहीं है। तो दूसरे सूबों को, दूसरे शहरों को अगर अमन अमान का मसला बनाना है तो उनकी मर्जी है। ठीक है संधू साहब, वक्त बहुत कम है, आखिर में आपसे पूछना चाहूंगा कि KP में जो ये अमन अमान का मसला बन रहा है, ये सिर्फ कुरम तक ही महदूद नहीं, और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर ऐसी सिचुएशन है, दहशतगर्दी के वाकयात भी हो रहे हैं, तवातर के साथ पेश आ रहे हैं। क्या कैपेसिटी नहीं है KP हुकूमत की, या फिर संजीदगी नहीं है, और वो शायद ये चाहते हैं कि हालात इतने खराब हों जो कि अल्टीमेटली वफाकी हुकूमत के लिए ही मसाइल पैदा होंगे? दोनों में से कौन सी बात आपको सही लगती है, दुरुस्त लगती है? देखिए जी, मंदोखिल साहब ने बात आपके सामने उन्होंने फरमा दी है कि बिल्कुल ये 18वीं तरमीम जब कंकरेंट लिस्ट खत्म हुई तो ये सूबाई हुकूमतों का मसला अमन अमान का, और जो KP के वजीर आला हैं वो बिल्कुल नॉन सीरियस हैं इस हवाले से, और उनको सवाए इस्लामाबाद की चढ़ाई के अलावा और जो भी उनको हुक्म मिलता है बानी की तरफ से, अडाला जेल से, उसके अलावा, और वो भी पूरा नहीं करते। वो भी उनको दोनों विकेट के दोनों तरफ खेलते खेलते खुद ही हिट विकेट हो जाते हैं, कभी इधर से भाग जाते हैं पेस्ट्रियां खा के, कभी उधर से अपना सरीना की अपना पिज्जा खा के चले जाते हैं, और ऐसा जादूगरी है कि एकदम पहुंच भी जाते हैं वहां पे जाके KP में मनाल के रास्ते से, और कभी हरीपुर के रास्ते से। तो ये इस तरह से काम नहीं चलता, बल्कि अब तो इस दफा तो उनको लोगों ने पकड़ लिया कि हम आपको भागने नहीं देंगे, और फिर ऐसे नहीं, ऐसे इस तरह से नहीं होता। उनका फर्स्ट प्रायोरिटी है अपने सूबे के लोगों की। नाज़रीन, आखिर में मैं यही कहूंगा कि हम तो पुर उम्मीद हैं कि मुज़ाकरात से कोई खैर की खबर निकले, मुज़ाकरात का कोई हल निकले, लेकिन शायद दोनों फरीकैन एक दूसरे से कोई खास उम्मीदें नहीं रखते, क्योंकि PTI बार बार ये कह रही है कि हुकूमत खुलकर बताए कि मुज़ाकरात करने या नहीं, आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। दूसरी तरफ एक ये तासुर बनाने की भी कोशिश की जा रही है कि शायद हुकूमत चाह रही है कि कोई डील हो जाए, मुज़ाकरात में कोई ऐसी ऑप्शन निकल आए कि बानी PTI अडयाला जेल से सीधा बनीवाला पहुंचे, हाउस अरेस्ट हों। लेकिन PTI ये तासुर दे रही है कि हम ऐसा नहीं चाहते, हम जेल काट सकते हैं, बानी PTI को कोई मसला नहीं है, और शायद मुज़ाकरात इस हुकूमत की मजबूरी है। ये तासुर देने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया की हद तक अगर बात की जाए तो बड़ी हद तक कामयाब दिखाई दे रही है अब तक। मेरा ख्याल है मुज़ाकरात किसी की हार या जीत नहीं होने चाहिए, मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मुफाद में होने चाहिए, और इस बात को पेश नजर रखते हुए मुज़ाकरात करने चाहिए कि जो हो मुल्क के लिए अच्छा हो, पाकिस्तान की मईशत आगे बढ़े, पाकिस्तान की जमहूरियत फले फूले, और पाकिस्तान के अवाम ये सारे जो आपस की लड़ाई झगड़ा है इससे निकलकर कुछ अच्छा कर सके, कुछ बेहतर कर सके, मुल्क की तरक्की में अपना अपना किरदार अदा कर सके। तो इसी दुआ और इसी पैगाम के साथ ज़ीशान मलिक को प्रोग्राम गूंज से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।